सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। टाइटल जो आपने देखा उसे देखकर लग रहा होगा कि ये भारत पर बनाई गई रिपोर्ट है। नहीं, इसके अंदर पूरी दुनिया की टॉप खबरें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जो पहली खबर है वो इतनी बड़ी है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ मुल्लों का मकान थोड़ी है। मैं शुरू से याद दिलाना चाहता हूं, मेरी एक दोस्त थी, नाम नहीं ले सकता, ईसाई थी। मैं यूट्यूब पर भी काम नहीं करता था तब, मैं किसी संगठन में काम कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूज प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहा था। तो वो बहुत अच्छी दोस्त थी। मुसलमानों पर हमले ही होते थे और होते हैं, इस बारे में हमारी जब उससे बहस हुई तो मुझे आज भी याद है, उसने कहा देखो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, हमारे साथ ईसाइयों के साथ भारत में कुछ गलत नहीं हो रहा है, हम ओके हैं, हम खुश हैं। बल्कि उसने बताया कि मेरा बड़ा भाई ईसाई होने के बावजूद आरएसएस संगठन में है। तो मैं समझ गया कि फिर मानसिकता कैसी होगी। मैंने बहन को प्रणाम किया, उसके बाद से दूरी बनाई। लेकिन जाते वक्त, मुझे पता है वो वीडियो देखती है, जाते वक्त उस वक्त जब मैंने सोच लिया था कि इनसे कम कर दूंगा, क्योंकि हक बोलने वाला इंसान मेरा दोस्त हो सकता है और जुल्म के खिलाफ अगर अपना मुंह बंद रखे तो ऐसे इंसान से भी मैं दूरी बनाना पसंद करता हूं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो। बहरहाल, तो मैंने जाते वक्त उससे कहा था कि नंबर आपका भी आएगा, चुप रहो। और यकीन कीजिए नंबर आ चुका है, आपने अब खुद देख लिया है। ईसाइयों पर हमले, जो मोदी वाले गुंडे हैं, जो मोदी जी के अंडर काम करते हैं, भाई धर्म की आड़ में पहले मुसलमानों के साथ जो हुआ उस पर तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। बात यह है कि जैसा मुसलमानों के साथ किया अब वैसा ईसाइयों पर होना शुरू हो गया। ईसाइयों के गिरजा घर पर हमले, साल में बेचारों का एक त्यौहार आता है, उस त्यौहार पर भी गिरजाघरों पर हमले, घरों के अंदर घुसना, यहां तक कि जो सेंटा बनता है या जो बनते हैं सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के, तो आपने उनके ऊपर भी हिंदू समुदाय के द्वारा अटैक्स देखे हैं, उन पर हमले देखे हैं। हिंदू संगठनों ने भाई क्या क्या गंद मचाया है। हर किसी के त्यौहार पर वो जो करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और न्यूज़ रिपोर्ट्स में मौजूद है। ईसाइयों पर इल्ज़ाम लगने लगा कि भाई ये कन्वर्जन करवाते हैं। मुसलमानों पर जो लगता था, ठीक जब मुसलमानों पर जुल्म होते थे तो ईसाई समुदाय चुप रहता था, मुस्कुराता था मन मन, अरे इन मुल्लों को तो कोई बात नहीं, होने दो, हम तो ओके है ना। अब ये आग उन्होंने न बुझाने का काम किया ना आग को रोकने का काम किया। अब ये नफरत वाली आग उनके खैमे में पहुंच चुकी है। इसके पीछे सरकार है। आपको पता है सरकार किस तरह से, मोदी सरकार किस तरह से इल्ज़ाम लगाती है कि विदेशी फंडिंग है। किसी मुसलमान को पकड़ना हो, पकड़ के कह देंगे भाई विदेशी। कितने न्यूज़ चैनल, प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, सोशल मीडिया अकाउंट्स ये कह के बंद करवाया गया कि भाई विदेश से फंडिंग आ रही है, सो हम इसको बैन कर रहे हैं। कितने सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो भी भारत के अंदर बंद कर दिया गया। सबको हल्के हल्के करके हटाया गया ताकि जो भारत के नॉन मुस्लिम लोग हैं वो यको तन्हा अकेले हो जाएं और उनके साथ जो मर्जी किया जा सके, ये मजबूत ना हो सके। अब कुछ दिन पहले सरकार ने ईसाइयों को निशाना बनाते हुए संसद में FCRA नाम का बिल पेश किया। हालांकि वो बिल टाल दिया गया विपक्ष ने और दूसरे संगठनों ने जब भारी विरोध किया। इस बिल में क्या है? इस बिल में मोदी सरकार ने कहा है जो विदेशी फंडिंग आती है, ईसाई संगठन, ईसाई ऑर्गेनाइजेशन, ईसाई स्कूल, हॉस्पिटल, इनके नाम पर उन फंड का इस्तेमाल कन्वर्जन करने के लिए किया जाता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए किया जाता है और ये हमारे लिए गलत है। हमें जो विदेश से चंदा आता है उस पर नज़र रखनी है, इसलिए हम ये बिल लेके आ रहे हैं। खैर, विरोध हुआ, बिल को टाल दिया गया, लेकिन अब फिर से संसद में ये बिल लाने की तैयारी है, जिस पर पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका का जो ईसाई संगठन है, ईसाई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भारी विरोध जताया है
और कहा है कि जैसे मुसलमानों पर जुल्म मोदी सरकार करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है, वैसे ही ईसाइयों पर भी करने की तैयारी में है। यहां तक कि बहुत सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भारत को चिंताजनक देशों में डालना चाहिए, भारत पर नजर रखनी चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहा है। बहरहाल ये भी कहा है कि जो हमारे, ऑब्वियसली हम गवाह हैं इस बात के कि भारत के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं जो फ्री में चल रहे हैं, भारत के अंदर बहुत सारे ईसाई अस्पताल हैं अंग्रेजों के ज़माने से, हजरात जो सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब उस ईसाई संगठन का कहना यह है कि हम सरकार से कोई पैसा थोड़ी लेते हैं, हम विदेशी जो फंड आता है उसी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। और अगर ये बिल पास होता है तो जैसे मुसलमानों के हाथ पैर काटे गए हैं, हमारे भी हाथ पैर काट दिए जाएंगे। बचे कुचे जो स्कूल ईसाइयों के चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उनको चलाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। जिस तरह से मुसलमानों को दबाया गया, परेशान किया गया, वैसे ही अब मोदी सरकार ईसाइयों के साथ करने की तैयारी में है। सिर्फ अमेरिका का एक संगठन नहीं, दुनिया के जितने ईसाई संगठन हैं सब अलर्ट पर आ गए हैं, मोदी सरकार की आलोचना की है। मामला अब इंटरनेशनल बन चुका है। सवाल यह है कि मोदी सरकार और कितना डंका फड़वाएगी। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका फट रहा है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और मोदी सरकार की जो सोच है आरएसएस वाली वो सामने आ रही है और इस वजह से अमेरिका के साथ भारत के और रिश्ते खराब होने की आशंका है। उधर बांग्लादेश की सरकार ने मोदी सरकार से रिक्वेस्ट किया है, जो आपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अप्रूव किया है कि आप पब्लिक में आ सकती हैं, इंडिया की सरजमीन पर खड़े होकर बयान दे सकती हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि शेख हसीना को रोकें। हजरात, मोदी की भीड़ कितनी खतरनाक है, महिलाओं के लिए खतरनाक है, बच्चियों के लिए खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। हजरात, इस मोदी सरकार ने हमारी मजबूत फौज को एक किराए की फौज बना दिया। एक फौजी जो अपनी मुल्क की ज़मीन पर यानी भारत माँ पर कुर्बान होने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भारत माँ के नाम कर देता है। मोदी सरकार ने स्कीम बदल दी और दोस्तों स्कीम वो 4 साल वाली कर दी, आपको पता है ना, अग्निवीर। बहरहाल इसके बाद मैं खुद ऐसे कई सारे सैनिकों को जानता हूं जो बेचारे परेशान हैं। बहरहाल पॉइंट ये है कि मैंने शुरू से कहा है कि गोरखा रेजिमेंट, जो नेपाली लोग भारतीय फौज में शामिल होकर भारत की सेवा करते हैं, जब से ये स्कीम आई है भारत के अंदर अब नेपाल के गोरखा रेजिमेंट में नेपाली लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। 4 साल के लिए तो आप दुबई भी नहीं जाएंगे, जाते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, फिर आते हैं फिर वापस जाते हैं। ये तो सैनिक हैं, अपनी जान हथेली पर लेके दूसरे देश के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं और शहीद भी बहुत हुए हैं। और गोरखा रेजिमेंट एक खतरनाक, मजबूत, फुर्तीली रेजिमेंट थी हमारी। मोदी सरकार ने इस रेजिमेंट को तहस नहस कर दिया है। अब रिपोर्ट यह है कि गोरखा रेजिमेंट में कोई अब जब आ ही नहीं रहा है नेपाली, तो बरतानिया यानी अंग्रेज खुश हैं। भाई ब्रिटेन ने ही तो भारत पर कब्जा किया था। तो आज देख लो कि आरएसएस वाली सरकार ने एक बार फिर से अंग्रेज को खुश किया है, अंग्रेजों को खुश किया है। जो अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े, आज जब पूरा देश उनके हाथ में है तो वो अंग्रेजों को तो और खुश करने का काम करेंगे ना। द प्रिंट के अलावा दर्जनों रिपोर्ट आ गई है कि ब्रिटेन इसलिए खुश है कि गोरखा रेजिमेंट में शामिल अब नेपाल के युवा नहीं हो रहे हैं, तो बरतानिया जल्दी जल्दी नेपाल के नेपाली युवाओं को अपनी फौज में भर्ती कर रहा है। जहां सारी दुनिया फौज इकट्ठा कर रही है, मोदी सरकार ने हमारी सेना की एक उंगली तोड़ दी है। गोरखा रेजिमेंट कमजोर पड़ चुकी है। वहीं मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क को पता नहीं किसकी पनौती लग गई है। भाई नेपाल तक हमें आंखें दिखा रहा है। लो, हिंदी रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि गणचट्टे ये ना कहें कि यार ये तो झूठी खबर है। देख लो,
तुम्हारे बाप के अखबार में ही लिखा है कि नेपाल और भारत संबंधों पर फिर तनाव हो गया है। नेपालियों ने भारतीय जवानों पर बांध तोड़ने का आरोप लगाया है। सीमा पर तनाव बढ़ गया है। नेपाल ने कहा है कि नवलपरासी वेस्ट में भारतीय जवानों ने उनके इलाके में घुसकर एक अस्थायी बांध तोड़ दिया है। यह बांध नारायणी नदी के पानी को बस्तियों में घुसने से रोकने के लिए बनाया गया था। यानी शॉर्ट में यह है कि नेपाल और भारत के साथ भी यानी बॉर्डर पर तनाव हो रहा है। पाकिस्तान से रहता ही है। चीन के साथ लेजर आई वाले ने क्या किया है, जिस चीन ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट किया, उसके लिए मोदी सरकार ने जमीनी रास्ता खोल दिया। बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर पर हमारा तनाव है। कल रिपोर्ट में मैंने बताया था कि बांग्लादेश भी अपने सटे हुए भारत से सटे हुए बॉर्डर पर चीनी फाइटर जेट और तुर्किश ड्रोन तैनात करने की तैयारी में है। हमारा दोस्त पता है कौन है? वो तालिबान जिसको सर पर हाथ फेरकर मरिंडा आतंकी कहा करता था, और आज आप देख लीजिए वही हमारे दोस्त हैं। राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान का तालिबान का दूतावास खुला हुआ है। तालिबानी भारत की छाती पर चढ़कर नई दिल्ली में बैठा है किसी की औकात कुछ बोल जाए? जंग के बीच ईरान के लिए भारत ने अपना नया राजदूत घोषित कर दिया है। जी हाँ, जिस हिसाब से ईरान से खुन्नस दिखाई जाती है तो भाई सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी भी भारत ईरान से जुड़ा हुआ है। हज़रात, भारत की रॉ कर तो खतरनाक काम रही है। जहां पाकिस्तान की बात आए, भारत 1 इंच भी नहीं झुकता। कबूल किया है खुद पाकिस्तान के टॉप आतंकवादी संगठन के आतंकी ने कि पाकिस्तान के पेशावर से लेकर बॉर्डर तक भारतीय एजेंट्स ने हमारे 30 लोगों को मारा है। ये खुद आकर उसने बोला है। ये लश्कर तैयबा का आतंकी खुद कह रहा है कि भारतीय एजेंट्स ने 30 लोग मार दिए, पेशावर से रावलपिंडी तक हमले किए, पीओके में भी चैन से नहीं रहने दिया। जबकि पीओके के अंदर खुद पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तानी जो कश्मीरी हैं, वो अपनी सरकार से परेशान हैं। लेकिन एक बात तो इसने कबूल कर ली कि 30 आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर ही घुसकर मारा है। सुनिए इस आतंकी का कबूलनामा। वो तौहीद का लंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। मेरे दोस्तों, ये तो कह दिया हमें, लेकिन आतंकवादियों को जत्ता जहां पर हो वहां कभी शांति आ सकती है क्या? बलोच पाकिस्तानी तो होते हैं। तो बलोच लोगों ने एक्सेप्ट किया है, खुलासा किया है कि हमने पिछले कुछ ही महीने में पाकिस्तान के 97 फौजियों को कत्ल किया है। अब क्या भाव हम पे इल्जाम लगा देगा इंडिया कर रहा है? ये तुम्हारे यहाँ खुद शांति नहीं है, आवाम परेशान है, तुम आम लोगों को मारते हो। आसिम चुदीर की फौज अपनों पर जुल्म करती है, सामने से जब हथियार उठाया जाता है तो फिर ये कहते हैं कि देखो वो तो आतंकवादी थे। हक मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे। उधर बलोचिस्तान पाकिस्तान क्लेम करता है वो हमारा है। बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीओके के लोग कह रहे हैं हमें आज़ाद होना है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। अब बलोच के इलाके में रहने वाले लीडर्स ने कहा है कि हम 11 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, लिहाजा पूरी दुनिया हमें मान्यता दे। बलोचिस्तान यानी बलोच के लोग पाकिस्तान के नहीं हैं, हमारा देश अलग है। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है। हाँ, जब दूसरों की बात आए तो कोई बात नहीं है, खूब बुराई करो मोदी की, मोदी सरकार की, बड़ा मजा आता है उन्हें। लेकिन जैसे ही उनके घर में कुछ चीज़ गलत हो रही होती है और कोई बोल जाए तो साले इंटरनेट बंद कर देते हैं, अपनी औरतों और बच्चियों को, बुजुर्गों को गोली मार देते हैं।
इलाके में बिजली काट देते हैं और वो जो पाकिस्तान की फौज है अपने टेरर मोड में आ जाती है और सिर्फ नरसंहार करती है। पूरी दुनिया खामोश थी। मैं बार बार पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया से कांटेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, वहां तक बात पहुंचा रहे थे कि आप कवर कीजिए। अल जजीरा ने सुन लिया। अल जजीरा ने पीओके में हो रहे आतंकी घटनाओं को कवर किया जिसमें पाकिस्तान की फौज नंगी हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और अल जजीरा जो अरब का सबसे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चैनल है उसको पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया। हजरात मोहतरम, डेमोक्रेसी से याद आया कि पाकिस्तान के अंदर हाल इतना बुरा है। पहले पाकिस्तान की कौम रो रही थी कि कोई बोल नहीं रहा है, समर्थन में नहीं आ रहा है, पीओके में जो हो रहा है कोई हमारे लिए बोल नहीं रहा है। पाकिस्तान के एक्टर ताबिश हाशमी बोले। जैसे ही बोले तो पाकिस्तान की भड़वागिरी खाने वाली सरकार ने ताबिश हाशमी की 2 रियलिटी शो जो टॉप चल रहे थे, एक हंसना मना है और दूसरा टू बी ऑनेस्ट, दोनों शो को पाकिस्तान की हिजड़ी सरकार ने बैन कर दिया है। हजरात, अफगानिस्तान, लगभग अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में बाढ़ आई है। बाढ़ ऐसी आई कि लगभग 29 से 30 अफगानियों की मौत हो गई, जिसके बाद उन इलाकों में, बाढ़ वाले इलाकों में तालिबान के मिनिस्टर यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन इलाकों में गए और अफगानियों से, पीड़ितों से मुलाकात की। द अफगानिस्तान یو خاوره ده، تاسو د دې خاورې بچیان یاست، ټول افغانستان یو کور دی، دا جدایي نشته په مابین کې. نو تاسو ته یو اطمینان درکو چې کوم مشکلات معاون صاحب محترم بیان کړل دا په تدریج باندې انشاءاللہ. ऐसे हालात में अफगानिस्तान को यह भी दिखा कि दिक्कत और भी ज़्यादा हो रही है जब पाकिस्तान से हमारी भिड़ंत बढ़ रही है। तब जाकर तालिबान की सरकार ने अब कह दिया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव, लड़ाई, दंगा कम हो जाए। जापान की करेंसी है येन, जैसे हमारा रुपया, अमेरिका का डॉलर और जापान का येन है। 40 सालों में जापान की करेंसी गिर चुकी है सबसे ज़्यादा। जापान अमेरिका को सपोर्ट करता है, ट्रंप को सपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से जापान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। 40 सालों में उसकी करेंसी इतना गिर चुकी है जितना कभी नहीं गिरी। ट्रंप ने पहली बार कोई अच्छा काम किया होगा और ट्रंप ने कहा कि हम आपकी करेंसी को गिरने से बचाएंगे और हम येन करेंसी भी अब एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। हजरात, अमेरिका तो इस जंग में फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान से। हथियारों की किस कदर कमी है ये भी आपसे कुछ छुपा नहीं है अगर आप मुझे सुनते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चाइना के पास जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, यानी एक समझ लिए बच्चों को समझाने के लिए, कोई ऐसा पदार्थ जो काफ़ी रेयर होता है, बहुत कम होता है। अमेरिका को हथियार बनाने के लिए चाइना का वो रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए जिसकी कमी हो रही है। चाइना दे नहीं रहा है। अमेरिका दूसरे देशों से कांटेक्ट कर रहा है कि हमें ये चीज़ें मिलें, लेकिन वो मिल नहीं पा रही हैं, जिस वजह से अमेरिका के हथियार के प्रोडक्शन में कमी आ रही है। हजरात मोहतरम, कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। न बम फटा, न मिसाइल आई, न धमाका हुआ। अब ये तस्वीर देखिए, अमेरिका की राजधानी में वॉशिंगटन में 3 दिन से आग लगी हुई है। 3 दिन से भाई इतनी तबाही मची है कि सुपर पावर अमेरिका 3 दिन से यह आग नहीं बुझा पा रहा है। इतना ही नहीं, 600 घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, तबाह। 60,000 लोगों को उन इलाकों से निकाला गया है और 1 लाख से ज़्यादा, यानी 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन से ज़्यादा इलाका पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। वहीं चीन के अंदर भी एक खतरनाक हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीर ये देख लीजिए। चाइना के अंदर एक वेयर हाउस में आग लग गई। आग की वजह सामने नहीं आई है, आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के मरने की खबर कंफर्म नहीं है। आइए अब भारत की कुछ खबरें जान लेते हैं जो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं की गई हैं, क्योंकि आपको पता है जो मोदी वाले पत्रकार हैं, मोदुली के पत्रकार, भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदने में उनका गहरा हाथ है।
बहुत तगड़ा। हजरात, ऐसा कोई त्यौहार, मुसलमानों का त्यौहार आता है तब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तब भी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। हर मोड़ पर मुसलमानों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंचाई जाती है। अब कावड़ चल रहे हैं, अब अगर भोले जा रहे हैं तो जाइए। मोदी ने, योगी ने आधा देश बंद कर दिया आपके लिए, लेकिन क्योंकि फसादियों को फसाद करना है तो हिंदू संगठन की कुछ महिलाएं कावड़ लेकर, जी हां, कावड़ लेकर वो भोले वाले रास्ते पे नहीं गई, वो गई ताजमहल। 11 महिलाएं कावड़ लेकर ताजमहल पहुंची। ताजमहल को तेजो महल भगवान शिव मंदिर बताते हुए जल अभिषेक की मांग की है। पुलिस ने रोक तो लिया है, लेकिन पुलिस पर क्या भरोसा। कावड़ लेकर जाने वाली महिलाओं हिंदूवादी नेताओं में मीरा राठौर भी शामिल हैं। यह बहस वहीं हो रही है। मीरा राठौर पूर्व में एक शराब कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल जा चुकी हैं। जेल की तस्वीर ये देख लीजिए पुरानी, ठीक है। ये जितने भी हिंदूवादी नेता हैं इन सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्योंकि इनको आगे जेल नहीं जाना है तो सरकार को खुश करने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए ये स्टंटबाजी इनको करनी पड़ती है। मैं एक कट्टर हिंदू से पढ़ा हूं। मेरी क्लास टीचर पूरी इस पहली क्लास से 8वीं क्लास तक 3 टीचर्स रहीं, और जो मेरी आखिर में जो टीचर थी, क्लास टीचर जो अटेंडेंस लिया करती थी और सबसे खतरनाक थी भाई, रेखा मैम, संस्कृत पढ़ाती थी। संस्कृत में 95% मार्क्स थे मेरे। ये वीडियो, मेरा वीडियो थोड़ा सा फेमस हो गए हैं हम, तो हमारी प्रिंसिपल को पता चल गया कि हाँ अब ये यूट्यूबर बन चुका है, तो अल्लाह उनकी सेहत को ठीक ठाक रखे, उनको सलामत रखे। वो भी मेरा वीडियो देखती हैं और हो सकता है वो वीडियो देखें। ये देखें, मैं बता देना चाहता हूँ कि रेखा मैम जो संस्कृत की मैम थी, हमारी संस्कृत पढ़ाती थी, उससे पहले और भी टीचर्स थे, योगेश सर, सर्वेश सर, कोई मुस्लिम टीचर नहीं था। लेकिन कभी भी 10 सालों के अंदर उन्होंने कभी ये फील नहीं करवाया कि तुम्हारा धर्म नीचा है, हम सर्वोपरि हैं। नहीं, दिन की शुरुआत हमको मन की शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कम होना, इससे शुरुआत होती थी। हालांकि आज भी थोड़ी सी रह गई है नीचे लंबाई। क्लास और स्कूल में हम भी भाई और छोटे थे, लेकिन हरामी बहुत, जितना छोटा उतना घोटा। बाल पकड़कर रोज पिटैया होती थी और पता नहीं था हमें क्यों मारा जाता था। लेकिन प्रेयर करवाने में हम 4 लोग सबसे आगे, जैसे एक हॉल होता था, हॉल में सब इकट्ठा होते थे प्रेयर का बेल बजते ही, और लाइन लगती थी 4, जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियां, और अगर किसी का मन किया तो भाई 6 हो गए बच्चे। अब वो प्रेयर करवाते थे। तो हमको मन की शक्ति देना दाता से शुरू होती थी प्रेयर हमारी, और आखिर में राष्ट्रगान हुआ करता था, ठीक। और इन प्रेयर से पहले ही, मतलब हमको मन की शक्ति देना दाता से पहले 4 लाइन 5 लाइन हम पढ़ा करते थे। हम पढ़ते थे, फिर पूरा स्कूल पढ़ता था। जिसकी लाइन आप सुनेंगे तो याद आ जाएगा आपको। ओम बूम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज भी याद है, कोई टेलीप्रॉम्प्ट मोदी वाला नहीं है मेरे पास। शब्दों की मात्राएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन दिल में आज भी सम्मान है। पहले ही बता चुका हूं, पूरे 10 साल 12 साल तक मेरा स्कूल में बेस्ट फ्रेंड जनेऊ पहनने वाला वरुण था, जो मांस मच्छी से इतनी दूर रहता था जितना सलमान खान लौंडिया से दूर रहता है। इतनी सी बात है, लेकिन मेरी और उसकी दोस्ती आखिर तक कायम है, अभी भी कायम है, समझे। लेकिन उन्हीं के द्वारा, उनके जो लोग हैं, इतनी नफरत फैलाई गई है कि बेचारा मेरे सामने वो कैमरे पे आने को राजी नहीं है, समझे। तो कहने का मकसद ये है कि कभी ऐसा पहले नहीं हुआ करता था जितनी नफरत आज है। भाई शिव जी को हमने पढ़ा है, जो आज भोले भोले कर रहे हो, उस शिव को शिव पुराणों में हमने पढ़ा है, लाइब्रेरी में हमने पढ़ा है। क्योंकि मैं एक मुसलमान, मेरे सारे दोस्त हिंदू, दिवाली है, दशहरा है, कोई भी त्यौहार आ रहा है, उसके जो बैक स्टोरी होती थी, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, आज के दिन क्या हुआ था, मुझे इंटरेस्ट होता था, वो मुझे बताते थे, क्लास टीचर आकर बताते थे।
दिवाली पर अकेले अकेले पूरा क्लासरूम सजाने वाला मैं। ये स्कूल की बात हो गई ना। जब मैं ऑफिस ज्वाइन कर चुका था तो जितने भी ऑफिस में काम किया सारे सीईओ डायरेक्टर्स इस बात को जानते हैं, गवाही देंगे। नहीं, कमेंट मत कर दीजिएगा आप, गवाह हैं आप मेरे जितने भी बॉस रहे हैं कि दिवाली की जो रंगोली होती है ना, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बड़ा शौक था, रंगोली तक मैंने बनाई है अकेले ने। पूरा ऑफिस सजाया मैंने अकेले ने। शौक था, अभी भी है। कभी हम लोगों ने दूरी इख्तियार नहीं की, भैया ये तो हिंदू, क्योंकि उनके दिल में भी हमारे लिए कोई नफरत नहीं, तो मेरे दिल में उनके लिए क्यों नफरत हो। तो आज की तारीख में दर्द होता है, ये नफरत देखकर दर्द होता है। अब आप देखिए, कावड़ तो मेरा यार वरुण भी लेके जाता था, लेकिन कावड़ यात्रा में भोले बन के तुम जा रहे हो, भोले वाला कोई काम नहीं कर रहे हो। इस पर हिंदू खुद सवाल उठा रहे हैं कि भाई तुम चलो जो नशा करते हो, हुक्का छल्ले निकाल रहे हैं, डीजे तो है ही, पार्टी चल रही है, ये कौन सी मर्यादा है भाई? इससे प्रभु खुश होंगे? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ये धर्म वाली बात नहीं है, बात यह है कि आप अपने धर्म को दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि कैसा धर्म है। सवाल आप खुद खड़े करवा रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक कीड़े का वीडियो आया है। जयपुर गया था यूजीसी के विरोध में और मोदी के खिलाफ नारे लगा रहा था। अभी कुछ दिन पहले सीजेपी प्रदर्शन में जो छात्र सड़कों पर आए थे तो ये उनको मारने की बात कर रहा था, मोदी को सपोर्ट कर रहा था और मोदी जी का नाम लेके धमकियां दे रहा था, बच्चियों को, लड़कियों को, बच्चों को, लड़कों को धमकी। जयपुर गया यूजीसी के विरोध में, वहां नारे लगा रहा था मोदी जी के खिलाफ, विरोध कर रहा था मोदी का। पुलिस ने जैसे ही लठ बरसाना शुरू किए, सबसे पहले ये भाग गया। रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं मेरे बाजू में एक और तस्वीर है। कावड़ के लिए क्या किया है कावड़, मतलब मोदी और योगी, भाई योगी तो दिमाग भाई। कई जगह थानों का नाम बदल दिया गया है, कावड़ थाना ऐसा करके। आप उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आ गई होंगी आपके सामने। कई जगह पुलिस वालों को वर्दी उतार के उनकी कावड़ियों के भोले के भेष में तैनात किया गया। बेतुकी है चीजें, सारी बातें। उसके बाद कुछ हादसा हुआ, ये बात मेरठ की है, उसी घटना का ये वीडियो है जो मैं थोड़ा सेंसर कर रहा हूं। कावड़ियों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस हमारे देश में कहां टाइम पे आती है, लेकिन गनीमत ये रही आ गई। जो पुलिस वाले आए वो सादी वर्दी में थे। सादी वर्दी में तो जंतर मंतर में भी गए थे, लेकिन जंतर मंतर पे सादी वर्दी वालों के ऊपर छात्रों ने हमला नहीं किया था। यहां जो सादी वर्दी में पुलिस आई तो लेट आई। इस बात पे गुस्सा होकर भोले ने पुलिस वालों को ही भरता बना दिया। यह घटना का वीडियो है, आगे सफाई आएगी पुलिस की तो मैं आपको वो सुना दूंगा, दिखा दूंगा। संस्कार की बात होती है और मुझे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में संस्कार क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूं। वजह आपको पता है मैं क्यों जानता हूं। यह संस्कार है। मुसलमान 2 रकत नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमानों को तो किनारे कर दो। अब तो बात ईसाइयों पर आ चुकी है, वो अपने घर के अंदर प्रार्थना करते हैं तो एक भीड़ पहुंच जाती है एक धार्मिक नारा लगाते हुए, वो भीड़ यही होती है। अब अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये देखने में आपको भक्त लग रहे हैं? क्या ये संस्कारी नजर आ रहे हैं? ये सवाल है, जो करना है आप तो कर ही रहे हैं। ये हर साल का मामला है। क्या पहले कावड़ नहीं जाया करते थे? क्या पहले भोले नहीं जाते थे? ये 2014 के बाद से ये अचानक से कोई धार्मिक प्रोग्राम हिंसक कैसे हो जाता है? भोले नाम में ही शांति है, भोले नाम में ही प्रेम है। भोले अगर एक खड़ा हो तो 50,000 की भीड़ जो किसी पर हमला करने आए, भोले वो होता है जो अकेला उन्हें रोक ले, अपने संवाद से, अपने बातों से और बल से भी। अपने बल का प्रयोग मासूमों को बचाने के लिए करता है, उसे कहते हैं भोले। क्योंकि भोले सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, तुम ही कहते हो ना, पंडित जी खुद ही कहते हैं भोले तो भाई पूरे संसार के हैं। तो आप देखिए कि लखनऊ में क्या हुआ। हालांकि वहां के हिंदुओं ने भी कड़ा विरोध किया। कुछ हुआ होगा, स्कूल की वैन थी,
बच्चियां और बच्चे उस पे बैठे थे। भाई कावड़ियों ने उस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, चाहे उसकी टक्कर हुई हो, कुछ भी हुआ, लेकिन भाई गाड़ी के अंदर बच्चे हैं मासूम, उनके ऊपर हमला कर दिया, शीशे तोड़ डाले गए, बड़ा हादसा हो सकता था। माता पिता रो रहे हैं, हिंदू ही विरोध कर रहे हैं कि भाई हम भी तो हिंदू हैं, ये काम हम तो नहीं करते। ये क्या हो गया है देश को? देखिए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसपे यहाँ पे इन्होंने पत्थर से वो किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है। शीशा अंदर टूटा हुआ है, स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी से उनका वो चोट भी लगा। उसके बाद उन्हीं ने यहाँ पे इस पे गाड़ी में पथराव कर दिया, और ये भी नहीं देख रहे थे कि इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। ये गाड़ी नंबर भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये चरक चौराहे की बात है, चरक चौराहा मेन चौराहा है, आप देख सकते हैं, यहीं की घटना है। और ये बताइए, ये हादसा आपके सामने हुआ, क्या कर रहे थे वो लोग? गालियां ले लेके दौड़े हैं और गालियां बक रहे थे, गालियां बकते हुए गए हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है लोग के। आपका क्या नाम है? जरीन। आपका क्या नाम है? मोहित कश्यप। मोहित कश्यप। जी हाँ। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए कि हमारे देश को जिस सुअर की नज़र लगी है, हमारा देश उस गंदी नज़रों से बच जाए, देश में शांति और अमन आए। कम से कम मैं मरने से पहले हिंदू मुसलमान में प्यार और एकता देखना चाहता हूँ, यही मेरा ख्वाब है। एक ख्वाब और है, वो बयान करते ही मोदी जी जेल में डलवा देंगे, इसलिए वो दिल की बात, मन की बात मैं मन में ही रखना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद व सलाम।